हेलो दोस्तों, पीएस क्लासेस में मैं आप सभी का वेलकम करता हूं। मैं प्रशांत सर, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी बाल विकास शिक्षा शास्त्र प्राथमिक स्तर की साइकोलॉजी का फुल आंसर की लेकर के प्रेजेंट हो गया हूं। दोस्तों, इसमें 30 क्वेश्चन है और जिसके पूरे फुल कंप्लीट सोल्यूशन आपको बताए जाएंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कि कितना आपको स्कोर जा रहा है। इसके साथ ही साथ दोस्तों एक लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा लोगों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सारे लोग मिला सकें कि उनका कितना आंसर करेक्ट जा रहा है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा कि लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन। अब देखिए दोस्तों, जब भी सीटेट की बात हम करते हैं तो इंग्लिश बेटर होता है ऑप्शन चयन करने के लिए, हिंदी में अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए देखते हैं। पहला इसमें हिंदी में दिया है, लैंगिक रूढ़िवादिता को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है, लैंगिक भेदभाव को कम करता है अथवा लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है। जी दोस्तों, अगर हम एनालिसिस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, क्योंकि अगर लड़की रो सकती है तो क्या लड़का नहीं रो सकता है? ऐसी कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, एक प्रगतिशील कक्षा में इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम कहा जा रहा है कि अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए या विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए? ये भी नहीं है। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। अब देखिए, जहां पर बालक को अपॉर्चुनिटी मिलेगी वही ऑप्शन आपका सही होता है। तो यहां पर ऑप्शन थर्ड, ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। और बी आपका फोर जो आपका है वो बिल्कुल गलत है। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, थर्ड पे चलते हैं। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेओ वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना बच्चों को अधिगम के लिए अनुप्रेरित या निष्प्रेरित करेगी। अधिगम के लिए यह पाण या आधारभूत संरचना का काम करेगी, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी या अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी। चलिए इसको इंग्लिश एनालिसिस कर लेते हैं और बात समझ में आती है कि डिमोटिवेट द चिल्ड्रेन टू लर्न, एक्ट एज ए स्कैफोल्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों सेकंड ऑप्शन ये हमारा गोज टू करेक्ट है। अधिगम के लिए पाण आधारभूत संरचना का काम करेगी। तो नेक्स्ट वन इज दैट क्वेश्चन नंबर 4 लीजिए, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रेन। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। या दूसरा, विद्यालय समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है अथवा समकक्षी समाजीकरण के द्वितीय कारक है, अथवा समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है। परिवार एवं जन संरचना दोनों समाजीकरण के द्वितीय कारक हैं। जी दोस्तों, देखते हैं कि एक बालक का सबसे पहले जो समाजीकरण होता है उसके परिवार में होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज गोज टू करेक्ट। विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्रथम कारक है। नेक्स्ट वन, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है बहुबुद्धि का सिद्धांत। थ्योरी ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंस emphasizes that intelligence quotients can be measured only by objective test। बुद्धिलब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है। एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। या थर्ड, बुद्धिमत्ता की विभिन्नताएं दशाएं हैं। दोस्तों यही ऑप्शन हमारा सही होता है, क्योंकि जो बुद्धि होती है उसमें बहुत सारी विभिन्न दशाएं होती हैं। तो देयर आर सेवरल फॉर्म्स ऑफ इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर थर्ड सही होता है इसमें। क्वेश्चन थर्ड आंसर इसमें सही होता है। प्रश्न 5 का आंसर थर्ड सही होगा। नेक्स्ट वन, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के चरण को दर्शाता है। प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल, फार्मर कन्वेंशनल। तो यहां पर बात होती है दोस्तों, तो यहां पर कन्वेंशनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? कन्वेंशनल की हम बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट लेओ वाइगोस्की का समाजीकरण संस्कृति परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में के महत्व पर जोर देता है। किसके महत्व पर जोर देता है? सांस्कृतिक उपकरणों, गुणापरोपण, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण। तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जहां पर लेव वाइगोस्की की बात आती है वहां पर कल्चरल टूल्स होगा, सांस्कृतिक उपकरणों की बात होगी।
जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को के रूप में वर्णित करते हैं। साइकोलॉजिकल टूल्स, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन बिल्कुल नहीं है। जूम आप प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ये भी नहीं है। स्कीमा पर ही या मनोबंध पर ही जोर देते हैं। तो चलिए 9 क्वेश्चन को लेते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? डेवलपमेंट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या सेंट्रेंशन इन थॉट या हाइपोथेटिको डिडक्टिव थिंकिंग या एबिलिटी टू द कंजर्व एंड सीरिएट ऑब्जेक्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को अगर आप पढ़े होंगे तो वहां पर ये जोर देते हैं सेंट्रेशन इन थॉट पे, विचार सोच में केंद्रीकरण पे। नेक्स्ट वन इज दैट क्वेश्चन नंबर 10 लेते हैं। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? डेवलपमेंट हैज द सेम रेट ऑफ ग्रोथ अक्रॉस कल्चर फॉर द everyone. Development occur only through learning that takes place in school, या development occur only during the period of child, या development is multi-dimension। बिल्कुल यही सही होता है, क्योंकि विकास जो है बहुआयामी होता है। ठीक है, एक समान सबका विकास नहीं होता है। तो क्या होता है? डेवलपमेंट इज मल्टी डिमेंशन होता है। तो 4 हमारा यहाँ पर आंसर सही होता है 10 का। नेक्स्ट वन इज लेते हैं Sequence of development among children from birth to adolescence। जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? सेंसरी कॉन्क्रीट ऑब्स्टेक या ऑब्स्टेक सेंसरी कॉन्क्रीट, या कॉन्क्रीट ऑब्स्टेक सेंसरी, या ऑब्स्टेक सेंसरी कंट्रेट्स कॉन्क्रीट सेंसरी। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने जो कहा है, पहला ऑप्शन सही होगा हमारा, सांवेदिक मूर्त अमूर्त। जी दोस्तों, आगे देखते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आप एक लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं करते हैं शेयर करिए सबको, और ज़्यादा इससे क्या करिए, लोगों में शेयर करते हुए सब्सक्राइब करें, और ऐसी वीडियो पाने के लिए राइट साइड में बेल आइकन के बटन को दबा दें। चलिए लेते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्ति भिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? A hindrance to the process of learning, a failure on the part of teacher, criteria for the making ability based group important for the planning teaching learning process। सबसे बेटर यही है जो कि 4 की तरफ इशारा करता है। 4 ऑप्शन करेक्ट होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट वन, एक समावेशी कक्षा में पर जोर होना चाहिए। जो इन इंक्लूसिव क्लासरूम एम्फेसिस शुड बी किस पे होना चाहिए? समावेशी कक्षा में किस पे जोर होना चाहिए? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल्स, या अनडिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, या segregation of student based on their social identity, या providing opportunities aiming at maximum potential of individual children। This is करेक्ट ऑप्शन। देखिए, समावेशी कक्षा जो होती है, इंक्लूसिव जो कक्षा होती है, उसमें हर बच्चे के सर्वांगीण विकास की भूमिका बननी चाहिए। तो हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। तो 13 का हमारा 4 सही होता है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? मंदित छात्र, विकलांग छात्र, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसको अशक्त शरीर कहते हैं। तो इसमें हमारा 3 ऑप्शन सही होता है, छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता कहते हैं, स्टूडेंट विद द फिजिकल डिसएबिलिटी। नेक्स्ट वन लेते हैं, और देखिए ये क्वेश्चन है 15। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए? यूज मल्टीपल ऑडियो विजुअल एड्स, यूज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजिकल अप्रोचेज, डू इंडिविजुअलाइज एजुकेशनल प्लानिंग, या प्रैक्टिस रिजिड स्ट्रक्चर फॉर द पेडागोजी एंड असेसमेंट। देखिए दोस्तों, इसमें 4 नहीं हो सकता। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग नहीं, ये नहीं हो सकता। तो यही ऑप्शन क्या हमारा है? करेक्ट है। 16 लेते हैं। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? लो कंप्रिहेंशन, या डाइवर्जेंट थिंकिंग, हाइपर रेक्टिविटी, या इनअटेंटिवनेस। देखिए, जहां पर सृजनात्मकता की बात आ गई, क्रिएटिविटी की, वहां पर जो होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। मतलब ऑप्शन सेकंड हमारा सही होगा, अपसारी चिंतन। 17 को लेते हैं। इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड, अ टीचर शुड, विविध पृष्ठभूमि के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए।
विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, सभी के लिए मानकृत आंकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। देखिए दोस्तों, इंग्लिश से हम यहाँ रिलेट करते हैं तो ऑप्शन हमारा था ड्रा एग्जाम्पल्स फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग। सबसे बेस्ट है कि ड्रा एग्जाम्पल फ्रॉम डाइवर्स सेटिंग, मतलब विविध विन्यासों से उदाहरण लेनी चाहिए क्योंकि विविध परिवेश के यहाँ पर अधिगमकर्ता आ रहे हैं। और नेक्स्ट लेते हैं 18 समस्या समाधान। क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है? फोकसिंग ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, इंकरेजिंग फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, इंकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजीज या जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट। देखिए, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, बिल्कुल नहीं। समस्याओं के हल हेतु जटिल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर सबसे बेटर ऑप्शन जो हमारा दिख रहा है वो थर्ड, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पहुंच गए हैं 19 तक। अधिगम की अपेड़ा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? पनिशिंग द चाइल्ड, बिल्कुल नहीं। फोकसिंग एंड ऑन मास्टरी ओरिएंटेड गोल्स, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर। नेक्स्ट देखते हैं बेटा 20, सेम, शर्मिंदगी। ही हैज रिलेशन टू कॉग्निशन, कैन हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन कॉग्निशन, is very effective to motivate the children to learn, should be generated frequently in the teaching learning process. This is very important. यहाँ पे देखते हैं शर्मिंदगी, यहाँ पर can have negative impact on the कॉग्निशन। यहाँ पर जो है शर्मिंदगी से क्या होता है कि सेकेंड ऑप्शन की तरफ इशारा है कि का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वन 21, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? रोल मेमोराइजेशन ऑफ कंटेंट, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कॉन्सेप्ट, यही होना चाहिए। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। तो ऑप्शन हमारा जो 21 का है सेकंड सही होता है। नेक्स्ट देखते हैं, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों के विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए क्योंकि she can decide degree of punishment accordingly, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एरर्स एंड मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही है। सेकेंड ऑप्शन सही होगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण। नेक्स्ट वन लेते हैं डियर इन डिफिकल्ट, इट इज डिफिकल्ट टू चिल्ड्रेन टू लर्न्स व्हेन, क्या बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है? सूचना अलग अलग टुकड़ों में जब प्रस्तुत की जाए तो वही सबसे पहले उसके लिए क्या है, कठिनाई होती है। इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन द डिसऑर्डर्ड। ठीक है, अगला देखते हैं, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? अधिगम कब सबसे बेहतर किया जा सकता है? उच्च उत्तेजना उच्च भय, निम्न उत्तेजना उच्च भय, संतुलित उत्तेजना कोई भय नहीं। यही थर्ड ऑप्शन सही होता है। मॉडराइज एराइजल नो फियर। नेक्स्ट वन देखते हैं 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना हैव नो रोल टू प्ले इन आर रोल आई डिपेंडेड ऑन एडल्ट्स फॉर या प्ले एन एक्टिव रोल्स। देखिए, अधिगम का संज्ञानात्मक विचार वह सुझाव देता है, जैसे एनसीएफ 2005 जो है वहां पर बच्चा जो एक्टिव होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे यहाँ पर 25 का थर्ड ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट वन लेते हैं बेटा, अधिगम के लिए निम्न में कौन सी धारणा प्रयुक्त है? योग्यता, एबिलिटी टू इम्प्रूव एबल, एबिलिटी टू इज फिक्स्ड, एफोर्ट डोंट्स मेक एनी डिफरेंस, फेलर इज अनकंफर्टेबल। देखिए, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा प्रयुक्त है? तो सबसे बेटर जो होता है, अधिगम हमेशा इंप्रूव किया जा सकता है, तो एबिलिटी इज इम्प्रूवेबल। नेक्स्ट वन, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग student is likely to improve is the setting which emphasis on competition, textbook centric pedagogy, frequently examination या inquiry and dialogue। देखिए, इसमें सबसे जो बेहतर हमारा ऑप्शन बन रहा है inquiry and dialogue, अन्वेषण और संवाद। नेक्स्ट वन लेते हैं, एक कार्य के दौरान ड्यूरिंग ए टास्क सेना
Shanna is talking to herself about ways she can process on the task according to Leo Vygotsky। मतलब एक जो सैना है किसी कार्य को करते समय वो क्या करती है, टॉकिंग करती है स्वयं से, तो उसका क्या आंसर होगा, उसके अंदर कैसा विकास, संज्ञानात्मक अपरिकता, अपरिपक्वता है कि स्वयं नियम है कि आत्मकेंद्रिता है कि मनोवैज्ञानिक विकार है। तो दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर सेल रेगुलेशन है। क्या है सेल रेगुलेशन? 29 मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, या अगर देखते हैं पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना। आइए देखते हैं यहाँ पर जो ऑप्शन सबसे बेटर हमारा सही होता है, आइडेंटिफाई स्टूडेंट नीड्स एंड रिक्वायरमेंट। तो थर्ड यहाँ पर हमारा ऑप्शन सही जाता है 29 का। और देखिए सबसे आखिरी और लास्ट क्वेश्चन हमारा ये है दोस्तों, लेकिन इसके पहले आपसे बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि पीएस क्लासेस आपके लिए बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है, तो आप लाइक करिए, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए